नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान के खंड जीव विज्ञान के पाठ जैविक प्रक्रियाएं। इसके विषय में पहले आपको एक वीडियो में बताया गया था कि जैविक प्रक्रियाएं होती क्या हैं। ये सारी बात आपको बता दिया गया है कि जैविक प्रक्रिया क्या होती है। तो जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। एक लाइन में आप समझिए कि वे सारी क्रियाएं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है या सजीव शरीर अपना अनुरक्षण करता है, उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जैविक प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में बहुत सारी क्रियाएं आपको, जैसे पोषण था, उत्सर्जन था, जनन था, परिसंचरण था, तंत्रिका नियंत्रण था, नियंत्रण समन्वयन था, पौधों प्रकाश संश्लेषण था। तो सबके बारे में आपको एक आउटलाइन बताया गया था। इसके बाद कहा गया था कि आज से शुरू होगा पोषण। तो पोषण जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शरीर है, चाहे वो किसी भी जीव का हो, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चल रही हैं, जिन जैविक क्रियाओं को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को देखें तो ये दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। इसका मतलब हुआ कि आपके शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। जितनी क्रियाएं हो रही हैं उन सारी क्रियाओं को अगर हम बांटें तो इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो भाग, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है केटाबॉलिज्म। दोनों में अंतर क्या है? तो आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें छोटे छोटे अणु मिल करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे अणु मिल करके क्या करते हैं? बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो छोटे से बड़े का निर्माण जब होता है तब उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण है तो कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को, इनको छोटे छोटे अणुओं को लेकर के एक बड़ा अणु कार्बोहाइड्रेट का बनाता है। इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे अणु मिल करके क्या कर रहे हैं? वो बड़े अणु को बना रहे हैं। जैसे छोटे छोटे अणु हैं, ये क्या करेंगे? ये मिल करके ये बड़ा अणु बनाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एनाबॉलिज्म। और ठीक इसका उल्टा होता है। कुछ क्रियाएं आपके शरीर में ऐसी चलती रहती हैं जो बड़े अणुओं को तोड़ करके छोटे छोटे अणु बनाती हैं। जैसे आप देखते हैं श्वसन में है, ये ग्लूकोज का अणु है, तो वो वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज वहाँ पे तोड़ करके क्या बना दिया जाता है? छोटे अणु में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा बना दी जाती है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं केटाबॉलिज्म हो रहा है। इसमें बड़े अणु को छोटे में तोड़ा जा रहा है, यहाँ छोटे छोटे अणु मिल करके बड़ा अणु बना रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैविक क्रियाएं मुख्य रूप से उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, दूसरे को कहते हैं केटाबॉलिज्म। ठीक, तो इन दोनों के आधार पर अभी सारी क्रियाएं यहाँ पे हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। ये जो जैविक क्रियाएं हैं, अगर हमको कहना जैविक क्रियाएं क्या हैं तो आप ये जानिए कि जीवन से संबंधित जो क्रियाएं सुचारू रूप से जीवन को चलाने के लिए प्रत्येक जीव में होती रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से जैविक क्रिया कहते हैं। जीवन
जो सुचारू रूप से प्रत्येक जीव का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए विभिन्न क्रियाएं शरीर में होती रहती हैं। उन्हीं सारी क्रियाओं का जो समूह होता है, उनका जो सम्मिलित रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। और जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक, जीवन की जो भी जीवन संबंधी जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से आपके शरीर में चलती रहें या किसी जीव के शरीर में चलती रहें, उसके लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, दो बातों की आवश्यकता होती है। पहला है जो उपापचयी क्रिया, माने जो मेटाबॉलिज्म में भी यहाँ लिखा गया था, जो भी क्रियाएं हैं उनके संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा मिलती रहे। क्योंकि कोई भी जैविक क्रिया या कोई भी क्रिया जैविक हो या भौतिक क्रिया ही हो, तो उनके सुचारू रूप से संचालन के लिए एक चीज़ आवश्यक होती है, ऊर्जा। तो बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं होता है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं चल रही, चाहे मेटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, सबके लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति होना जरूरी है, निर्बाध रूप से। और दूसरा जो होता है, शरीर की जो वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, उसके लिए जीव द्रव्य के निर्माण का होना। क्योंकि आप जानते हैं, अभी आपको इसके पहले बताया गया था कि सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। और कोशिकाओं में एक मुख्य पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं। ये कोशिका है, ये केंद्रक है। यहाँ क्या रहता है, इस तरह से तरल पदार्थ, मतलब ये कोशिका के भीतर केंद्रक और ये जो यहाँ पे तरल पदार्थ भरा हुआ है और तरल, इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीवद्रव्य कहते हैं। तो बिना जीवद्रव्य के कोशिका का निर्माण नहीं होगा, और जब तक कोशिका का निर्माण नहीं होगा तब तक शरीर का निर्माण नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि एक बार शरीर का निर्माण हो गया तो फिर क्या जरूरत है ना, तो ऐसा नहीं है। आपके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं प्रति सेकंड मरती रहती हैं। करोड़ों कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रति सेकंड मरती रहती हैं, टूटती फूटती रहती हैं। तो उनके स्थान पर नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, मरम्मत। ठीक, जैसे मकान बन गया तो समय समय पर उसमें मरम्मत हम कराते रहते हैं, सामान लगता रहता है। अब ये है क्योंकि मकान निर्जीव है तो इसमें कभी कभी लगता है, और सजीव जो है वो उसमें क्या है, उसकी कोशिकाएं सजीव हैं, तो उनमें हमेशा क्या होता है, मरम्मत का कार्य चलता रहता है। मतलब कुछ कोशिकाओं का जीवन निश्चित होता है, इतने दिन तक रहेंगी, उसके बाद वो मर जाती हैं, तो उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण जरूरी होता है। इस प्रकार से दो चीज़ें सामने निकल करके आई। पहला क्या है कि जो शरीर के भीतर जो उपापचय या जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके लिए हमको हमेशा ऊर्जा की आपूर्ति होती रहे, निरंतर हमको क्या हो, उसके लिए ऊर्जा मिलती रहे। और दूसरा, हमारे शरीर में जो टूट फूट हो रही, जो मरम्मत हो रही है, उनके लिए क्या हो, हमेशा हमको जीवद्रव्य का निर्माण होता रहे, ताकि कोशिकाएं बनती रहे। उन कोशिकाओं से हमारे शरीर की जो टूट फूट है उनकी मरम्मत, उनका रिपेयर होता रहे। ठीक, इन सारी चीज़ों के लिए जरूरी है ऊर्जा मिले आपको, और वो प्रोटोप्लाज्म मिले। तो इन्हीं के लिए पोषण आवश्यक होता है। इन्हीं सारी क्रियाओं के लिए क्या होता है, पोषण आवश्यक होता है। तो वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके सजीव उनका उपयोग करते हैं। अब बात आती है पोषण क्या है। पोषण क्या है, पोषण एक जैविक प्रक्रिया है। पोषण क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया मतलब सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया इसको इसलिए कहा गया क्योंकि एक चरण में नहीं पूरी होती है, इसके कई चरण होते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए क्रिया न होकर के क्या हो जाएगा, पोषण एक प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक, तो पोषण कहेंगे किसको, वह विधि जिसके द्वारा सजीव जो होते हैं पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके सजीव उनका उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ आया, पोषण क्या है। पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके सजीव उनका उपयोग करते हैं। अब उपयोग के आधार पर भी चीजें आएंगी, क्या उपयोग करता है, कैसे उपयोग करता है। तो ये हो गया पोषण। तो हम पोषण में करते क्या हैं। पोषण में अगर आप देखें तो हम पोषण में मुख्य रूप से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। और हम आप सोचते हैं कि हमने भोजन को खा लिया तो पोषण हो गया, ऐसा नहीं है।
वो तो एक चरण अभी पोषण का हुआ, बाकी चरण भी शरीर के भीतर होने बाकी हैं, तो वो होता है। तो सबसे पहले हम यही चर्चा कर लेते हैं कि भोजन क्या होता है या पोषक पदार्थ क्या होता है। ठीक, तो अभी जैसे आपको बताया गया कि शरीर में कुछ जैविक क्रियाएं निरंतर चल रही हैं। उन जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं, जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, तो शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ या भोजन कहते हैं। अब शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम शरीर की आवश्यकता को देखें तो हमारे शरीर में मुख्य 3 आवश्यकताएं हैं। पहला क्या है, वृद्धि है, ठीक है, और मरम्मत, वृद्धि या मरम्मत पहला हो गया। दूसरा होता है ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा की आवश्यकता हमको होती है, ऊर्जा निर्माण या ऊर्जा उत्पादन। और तीसरा जो होता है रोगों से सुरक्षा। ये हमारे शरीर की अगर हम देखें तो ये 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं। पहला क्या होता है कि शरीर का भाई निर्माण हो, उसमें जो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत हो। ठीक, दूसरा जो होता है शरीर हमारा सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए ऊर्जा बनती रहे, ऊर्जा का उत्पादन होता रहे। और तीसरी चीज होती है कि हमारा शरीर जो है ये रोगग्रस्त ना हो, रोगों से सुरक्षा होती रहे। तो ये 3 प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हमारे शरीर की हैं। इन्हीं तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इन्हीं तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उन सबको हम कहते हैं भोजन या उन्हीं को हम कहते हैं पोषक पदार्थ। ठीक, इतना समझ गए। शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं? शरीर की आवश्यकता वृद्धि और मरम्मत। दूसरी आवश्यकता ऊर्जा का उत्पादन, ताकि हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें, इसलिए हमको ऊर्जा चाहिए। और तीसरा है रोगों से सुरक्षा। तो ये 3 प्रकार का जो कार्य है हमारे शरीर में, इन्हीं तीनों कार्यों को पूरा करने के लिए हमें भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों कार्य ना हो तो हमको आपको भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक, तो ये सारी जो जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं तो इन्हीं तीनों में आ जाती हैं। सबके लिए ऊर्जा का उत्पादन, मरम्मत, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा, 3 सारी चीज़ों जो शरीर में जैविक क्रियाएं चल रही हैं सब मिल करके इन्हीं तीनों कामों को पूरा करती हैं। ठीक, तो ये हुआ भोजन। ये चाहे आप इसको कह लीजिए भोजन की आवश्यकता क्यों है या भोजन का कह लीजिए कार्य क्यों है। अगर भोजन की आवश्यकता क्या है तो आप बोलेंगे भोजन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए है, भोजन की आवश्यकता शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए है, और भोजन की आवश्यकता रोगों से सुरक्षा के लिए है। या कह सकते हैं, या जैसे भोजन का कार्य क्या है आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं भोजन कार्य होता है शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, शरीर को विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्रदान करना, और शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा करना। ठीक, तो ये 3 प्रकार के कार्य हो गए। अब आइए हम भोजन का वर्गीकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? भोजन का वर्गीकरण या भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। यहाँ पे क्या आप जितना भोजन खाते हैं सब एक प्रकार का होता है? विभिन्न प्रकार के भोजन आप खाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के भोजन से मतलब ये नहीं है कि हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं या पूरी खाते हैं, ये प्रकार नहीं है। ठीक, भोजन का जो प्रकार होता है, जैसे शरीर 3 प्रकार का कार्य बताया गया, इन 3 प्रकार के कार्यों को करने के लिए, मतलब अगर कार्य के आधार पर हम भोजन को बांटें तो 3 प्रकार का होता है। देखते हैं यहाँ पे भोजन का वर्गीकरण। भोजन का वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण हम 2 आधार पे करते हैं। ठीक, एक तो होता है कार्य के आधार पर,
भोजन का क्या कार्य है, कार्य के आधार पर, और दूसरा हम करते हैं भोजन का जो रासायनिक संगठन होता है उसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक, भोजन हमारे शरीर में कार्य कौन सा कर रहा है उसके आधार पर हम एक बांटते हैं, जो भोजन खा रहे हैं किस कार्य को करेगा वो। अब जो 3 कार्य यहाँ बताए गए थे उनमें मतलब शरीर का निर्माण, मरम्मत, ऊर्जा उत्पादन और रोगों से सुरक्षा, इन तीनों में से कौन सा कार्य करेगा, तो इसके आधार पर अगर हम बांटें तो 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार का कार्य है तो 3 प्रकार का भोजन हो जाएगा। तो पहला भोजन पदार्थ जो होता है जिसको हम कहते हैं निर्माणकारी, निर्माणकारी भोज्य पदार्थ, मतलब हमारे शरीर के निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके शरीर में निर्माण के लिए अगर होती है तो प्रोटीन की, जैसे मकान बनाने में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ईंट की होती है। ठीक, इसी प्रकार शरीर के निर्माण में, किसी भी जीव के शरीर के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। अभी आएगा, इधर आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है ऊर्जा उत्पादन करने वाले या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक, ऐसा भोजन जो शरीर तो बन गया तो शरीर की जैविक क्रियाएं चल रही हैं उनके लिए क्या हो, ऊर्जा मिलती रहे। ठीक, जैसे आप बिजली का जनरेटर खरीद लिए, जनरेटर तो आ गया, सब लग गया, बल्ब लग गया, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन करेगा वो जब उसमें डीजल पड़ेगा तभी तो करेगा, कि बिना डीजल के करेगा। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता ऊर्जा उत्पादन के लिए किसकी पड़ेगी, डीजल की। उसी प्रकार आपके शरीर में भोज्य पदार्थों की कुछ श्रेणियां हैं, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनका मुख्य काम आपके शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो वो शरीर सुचारू रूप से चलता रहे, शरीर की जो जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें, उनके लिए क्या करता है, वो ऊर्जा का उत्पादन करता रहता है। ठीक, जिनका उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा उत्पादन में करता है उनको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा उत्पादन करने वाले भोज्य पदार्थ। और तीसरा जो कार्य है वो रोगों से सुरक्षा, इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद नंबर 1 पर, उसके बाद हम उपयोग करते हैं किसका, वसा का करते हैं। उसके बाद अगर कम पड़ता है तो हम आवश्यकता किसकी, जो प्रोटीन का उपयोग करते हैं। तो अभी इस पर चर्चा की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन वाली चीज़ हम खा लेते कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगला जो है वो बताया गया रोगों से सुरक्षा करना। तो अगले भोज्य पदार्थ जो हैं वो रोगों से सुरक्षा करने वाले होते हैं। तो ये भोज्य पदार्थ हुए रोगों से सुरक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ। इसमें मुख्य रूप से विटामिन और खनिज लवण हैं। आप बहुत इधर सुने होंगे कि इस विटामिन की कमी से ये रोग हो गया, इस विटामिन की कमी से ये रोग हो गया। तो अगर वो कम ना हो तो रोग नहीं होगा। आप सुने होंगे कि शरीर में लोहे की कमी हो गई, हाँ, हीमोग्लोबिन कम हो गया, या आयोडीन की कमी से फला रोग हो गया ना। तमाम इनको रोग जब आपको बताया जाएगा इन रोगों को हम कहते हैं न्यूनता रोग। ठीक, तो विटामिन और खनिज लवण इसमें आ जाते हैं। अगर हम देखिए कार्य के आधार पर देखें, जो शरीर में हमारे भोजन कार्य करता है इसके आधार पर अगर हम देखें भोजन क्या किया, इसको हम 3 भाग में बांट दिए। पहला क्या है, निर्माणकारी भोज्य पदार्थ। दूसरा क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। और तीसरा क्या है, रोगों से सुरक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ। तो ये कार्य के आधार पर भोजन का क्या कार्य हमारे शरीर में है, अगर इसके आधार पर हम देखें तो ये भोजन 3 प्रकार का हुआ। अब आइए हम देखते हैं भोजन की जो संरचना होती है, जिसका रासायनिक संगठन होता है, उसके आधार पर अगर हम भोजन को बांटें तो कितने भागों में बांट सकते हैं।
ठीक है। तो आइए अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर बांटें तो पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, विटामिन्स, खनिज लवण। और इसमें जल को भी शामिल आप कर सकते हैं। ठीक, अगर भोज्य पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है उनके आधार पर इसकी हम चर्चा करें तो हमको दिखाई पड़ता है कि भोजन जो होते हैं ये 6 प्रकार के हैं, मुख्यतः 5 हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक, तो ये रासायनिक संगठन के आधार पर ये हैं। प्रोटीन ज़्यादा ये किस काम में आता है, ये निर्माण कार्य, जैसे यहाँ पे अभी देखिए विटामिन है, विटामिन भी अगर रासायनिक रूप से इसको देखें ये क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, भिन्न भिन्न विटामिन, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन। अब ऐसा नहीं प्रोटीन सिर्फ एक प्रकार का होता है या कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक प्रकार का होता है, तो बहुत सारे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट छोटे बड़े होते हैं। तो आगे पढ़ाया जाएगा भोजन, उसमें बताया जाएगा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाएगा, प्रोटीन है तो प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाएगा, विटामिन के बारे में आप पहले जानते हैं, कई प्रकार के विटामिन हैं। तो लेकिन जो भी प्रोटीन है वो किसी न किसी चीज़ का निर्माण आपके शरीर में करते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन हैं हार्मोन्स का ही निर्माण कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन है वो विटामिन का ही निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो ये निर्माणकारी भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य जो होता है इसमें आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट यह मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, मुख्य रूप से ये ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह संरचना में भी भाग लेता है। कहीं कहीं पर क्या करता है, ये संरचना में भाग लेता है। वसा, ये क्या है, वसा भी अगर देखें तो ये एक प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन में ही इसका उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इसमें लगभग 2 गुना ऊर्जा निकलती है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं और 1 ग्राम हम वसा खाएं तो वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुना ऊर्जा आपको प्राप्त होती। लेकिन हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे करते हैं, ज़्यादा ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो वसा का पाचन उतना नहीं कर सकता है। जो वसा का हम पाचन नहीं कर पाएंगे तो ऊर्जा क्या प्राप्त कर पाएंगे उससे। ठीक है, लेकिन विषम परिस्थितियों में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, उस समय शरीर में जो वसा संचित रहती है उसका उपयोग हम करते हैं। वसा माने चर्बी। जैसे आप काफ़ी दिन व्रत रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्या आपका भोजन आप नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त नहीं मिलता है तो आप धीरे धीरे थकने लगते हैं। थकने मतलब क्या, जैसे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा जब हो जाती है तो वह ऊर्जा वसा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक, जैसे आपको आवश्यकता है मान लीजिए 2800 कैलोरी ऊर्जा की, और आपके शरीर में भोजन ऐसा कर रहे हैं कि 3000, 3500, 4000 कैलोरी ऊर्जा बन रही, तो बाकी ऊर्जा क्या होगी, वो आपके शरीर में जगह जगह पर वसा के रूप में संचित हो जाएगी। और जब आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा आपको, उस समय क्या होगा, उसी वसा का क्या होता है, पुनः उपयोग होता है आपके शरीर में। चलिए इसको जो हम पोषण बताएंगे, इसको पूरा विधिवत एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएंगे। जैसे आप ज़्यादा रुपया कमाते हैं तो क्या करते हैं, रुपया तो घर में नहीं रखते ना, उसको आप अचल संपत्ति में बदलने लगते हैं, बैंक में जमा करते हैं या सोना चांदी खरीदते हैं। तो जो और फिर जब आपको रुपया कम हो जाता है तब तो बैंक में जमा किए उसको निकालना शुरू करते हैं, फिर सोना चांदी खरीदो उसका बेचना शुरू करते हैं ना। तो इस तरह से एक दूसरे का रूपांतरण आवश्यकता के अनुसार होता रहता है। और वसा निर्माण में भाग लेती है। बहुत सारी झिल्लियाँ, जैसे भी कोशिका कला ये आपको पढ़ाया जाएगा या कक्षा में पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या एक प्रकार का वसा है, तो उससे लिपिड माने वसा ही होता है, तो उससे देखिए निर्माण कार्य में भाग ले रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बस इसका निर्माण, बस केवल जो है निर्माण में ही भाग लेगा और कहीं नहीं। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, वसा समाप्त हो जाएगी, तब क्या होता है, तब प्रोटीन का उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए घातक है। कार्बोहाइड्रेट का काम ऊर्जा उत्पादन का है,
तो ऐसा नहीं सिर्फ ऊर्जा का उत्पादन करेगा, लेकिन प्रधानता जो होती है वो ये है कि निर्माण कार्य में प्रोटीन की प्रधानता होती है, ऊर्जा उत्पादन में कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता होती है, ऊर्जा के संचय में वसा का और निर्माण में इसका होता है विटामिन। ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे सुरक्षा, विभिन्न प्रकार का रोग का मतलब विटामिन से संबंधित ही। अब ऐसा नहीं कि कोरोना को रोकेगा विटामिन, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक, या कैंसर को रोके विटामिन, ऐसा नहीं है। ये बीमारी जब आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे कुछ न्यूनता रोग होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज होती हैं, तो वो इन पदार्थों की कमी से होने लगती हैं। उन पदार्थों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम विटामिन का उपयोग करते हैं। तो ये न्यूनता रोग को रोकने के लिए है। अगला है खनिज लवण। खनिज लवण में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ हैं जो पृथ्वी में हैं, अकार्बनिक हैं, इनको हम ग्रहण करते हैं विभिन्न रूपों में और वो जा करके वहाँ आयनों में टूट जाते हैं और वो फिर अपना कार्य वहाँ पे करते हैं। जैसे लोहे की बात करें, भी आपको कह दें कि आपके शरीर में लोहा कम हो गया है या हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो क्या लोहे की सरिया चबाने से पूरा हो जाएगा वो? ऐसा नहीं है। ये विभिन्न खनिज लवण के रूप में होते हैं जिनको हम भोज्य पदार्थ के रूप में सब्जियों में, फलों में आदि से इसको प्राप्त करते हैं और शरीर में जाकर के क्या करते हैं, उनकी जो निश्चित मात्रा है उसको मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है, वो रोग नहीं होता है। जैसे आयरन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन कमी हुई, तो डॉक्टर आपको आयरन का टैबलेट दे देते हैं या फोलिक एसिड बता देते हैं खाइए, तो ये जाकर उसमें क्या है, आयरन है, वो आपके शरीर में जाकर के उसकी जो कमी है उसको पूरा करेगा। और जल, जल की तो बात ही निराली है, जल ही जीवन है, ठीक। तो भोज्य पदार्थ को अगर हम कार्य के आधार पर बांटें तो ये 3 प्रकार का हुआ, और अगर उसके हम रासायनिक संगठन के आधार पर बांटें तो ये देखिए इतने प्रकार का हुआ, ठीक। ये हुआ भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। अब बात आती है, इतना हो गया, इसको आप बना लीजिएगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं, आते हैं सीधा पोषण पर। किस पर? पोषण, ठीक। तो पोषण जैसे भी आपको बताया गया कि जीवन संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जो कुछ भी अंतर्ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो उनका विभिन्न जो शरीर के अनुरक्षण में विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं चलती हैं, सबको मिला करके हम कहते हैं जैविक प्रक्रियाएं। तो उन्हीं जैविक प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया क्या है, पोषण भी है, ठीक। तो पोषण का मतलब होता है कि वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके सजीव उनका उपयोग करता है। उपयोग किस लिए करेगा? उपयोग इन्हीं 3 कार्यों के लिए बताया गया कि इन्हीं 3 कार्यों के लिए वो करेगा। शरीर का निर्माण करेगा, मरम्मत करेगा, ऊर्जा उत्पादन करेगा, रोगों से सुरक्षा करेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं, ये पोषण क्या है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यही चीज होता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करके या पोषक पदार्थ को ग्रहण करके सजीव क्या करता है, उनका उपयोग करता है। तो उपयोग इन्हीं 3 कार्यों के लिए करेगा। तो अब बात आती है पोषण के चरण। पोषण के चरण अगर हम देखें, पोषण की चरण, जैसे अभी हमने बताया कि हम भोजन को खा लिए, अंतर्ग्रहण कर लिए, तो ऐसा नहीं पोषण पूरा हो गया, ये तो उसका एक चरण था, ठीक। तो पोषण के जो चरण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, ठीक। भोजन को क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, निगल जाते हैं, चबाते हैं उसको। तो अंतर्ग्रहण अभी अलग से आपको बताया जाएगा, अंतर्ग्रहण में क्या क्या चीजें हैं। दूसरा भोजन का पाचन, ठीक। भोजन आगे बढ़ेगा, आमाशय में पहुंचेगा तो वहां भोजन का पाचन किया जाएगा। पाचन क्या होगा बताया जाएगा। इसके बाद है अवशोषण। भोजन पच गया आमाशय में तो हमारे पैर में कैसे जाएगा, हमारे मस्तिष्क में कैसे जाएगा, हमारे हाथ में कैसे जाएगा। हर जगह पहुंचना जरूरी है, तभी तो हर चीज, हर अंग को ऊर्जा मिलेगी।
हर जगह की मरम्मत होगी तभी तो होगी ना। अगर नहीं पहुंच पाया तो नहीं होगा। तो पहुंचने के लिए क्या होता है, रक्त में मिलता है। भोजन पाचन तंत्र से क्या होता है, रक्त में चला जाता है, फिर रक्त से कोशिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। रक्त में अवशोषित हो गया तो फिर क्या होगा, उसको हम एक चरण जोड़ सकते हैं, परिवहन। रक्त में गया तो रक्त के माध्यम से क्या होगा, विभिन्न स्थानों तक वो पहुंचेगा। तो आप एक चरण उसमें और कर सकते हो, क्या, परिवहन। और परिवहन के बाद फिर क्या होता है, ये जब फिर अवशोषण होता है, रक्त से निकल करके वो बाहर आता है रक्त नलिका से और फिर कोशिकाओं में जाता है विसरण क्रिया के द्वारा। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, तो ये इसी में शामिल हो जाएगा, उसको अलग से नहीं करने की जरूरत। इसके बाद ये पहुँचता है कहाँ, कोशिका के भीतर। तो वहाँ इसका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। भोजन पहुँच गया कोशिका के पास तो ऐसे तो ऊर्जा मिलेगी नहीं, उसको दहन किया जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाएगा। तो जब ईंधन जलेगा तो ऊर्जा निकलेगी। ठीक, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। और अगला जो इसका चरण होता है वह क्षेपण होता है। ऐसा तो है ना, जितना भोज पदार्थ आप ग्रहण करें सब पच ही जाएगा, उसमें कुछ अपच भोज पदार्थ भी रहते हैं। तो जो अपच भोज पदार्थ बच जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, मल के रूप में शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वक्षेपण। अब आप यहाँ मत कह दीजिए उत्सर्जन है, उत्सर्जन और वक्षेपण में अंतर है। ठीक, अपच भोज पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या है, वक्षेपण है। उत्सर्जन अभी आगे आएगा तो बताएंगे, लेकिन एक जान लीजिए, उत्सर्जन का मतलब शरीर के भीतर विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन है। और भोजन के पाचन के समय जो अपच भोज पदार्थ बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या है, वह क्षेपण है या मल परित्याग कहते हैं इसको। ठीक, ये पोषण की क्या हो गए, इतने चरण है। पहला क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण है, दूसरा भोजन का पाचन है, तीसरा भोजन का अवशोषण है, चौथा भोजन का परिवहन है, पांचवा भोजन का स्वांगीकरण है, और अगला क्या है, वह क्षेपण है। इतनी क्रियाओं के बाद, इतने चरण से गुजरने के बाद भोजन जो होता है हमारे शरीर के उपयोग लायक बनता है। ठीक, अगर इनमें से कोई चरण गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, भोजन की उपयोगिता हमारे लिए क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बल्कि नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक, अब आइए यहाँ पे, अब बस अब यहाँ से हम एक एक चरण, पोषण के चरण हम अंतर्ग्रहण से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका नोट्स बनाइए, जो भी बुक्स आपके पास हैं उनसे इसको पढ़ते रहिए।